नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में आप बेसिक जो बुक है उनके अंदर पढ़ चुके होंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि ये विषय ज्योग्राफी का और जियोलॉजी का बहुत ही अच्छा विषय है, इंपॉर्टेंट विषय। और साथ ही साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम इसका बेसिक से लेके उसके गहराई तक अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है क्या? तो ज्वालामुखी ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द गैसेस मोल्टन रॉक्स मटेरियल एस स्टीम एंड इमिटेड आउटवर्ड इन द कोर्स ऑफ एन इरप्शन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको बताऊं तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस, पिघली हुई चट्टानें जिसको हम लावा बोलते हैं, उसके बाद राख और जो कुछ जो वाष्पोत्सर्जित या फिर कुछ जलीय जो क्रियाएं हैं, जलीय गैसेस हैं, उनका पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलना, ये होगी ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी की ये जो क्रिया है, ज्वालामुखी की जो घटना है, ये बेसिकली होती क्यों है, क्या इसके पीछे कारण रहते हैं? तो इसके पीछे हम लोगों ने जब हम प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लाइन पढ़ी थी, स्पेसिफिक वर्ड पढ़े थे, रिंग ऑफ फायर, मतलब आग का छल्ला। कहां पर था? प्रशांत महासागर के चारों तरफ का। और प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, जिसके अंदर हम देखा था अलास्का और यूएसए, उसके बाद जो साउथ कनाडा और जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं वो, और ईस्टर्न जो हमारा यूरेशिया है, मतलब एशिया है, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये जो बहुत सारी कंट्री है, ये सारे के सारे रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ते हैं या उसके नजदीक पड़ते हैं। इसके अंदर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी बेसिकली इसके जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से, जिस प्रक्रिया से या जिस तरीके से निकलता है उसे हिसाब से यह लैंडफॉर्म या स्थलाकृति बनाता है। जब यह किसी दरार के रूप में बाहर निकलता है तो यह कुछ पठारों का निर्माण करता है। वो पठार छोटे से लेके बहुत हजारों किलोमीटर तक के बड़े हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो साउथ इंडिया का जो पठार है वो ज्वालामुखी पठार ही है। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं कि कुछ पर्वतों का निर्माण करता है, जिसके अंदर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी पर्वत जिसको बोलते हैं। तो ये इसके स्थलाकृति जो बनती है, इसको और गहराई से हम अध्ययन करेंगे, बट मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि इसकी जो इसका उद्गार होता है उसी आधार पर इसकी स्थलाकृतियां बनती हैं। उसके बाद देखते हैं एक दो जो वर्ड हैं वो बड़े सिमिलर से हैं, एक मैग्मा है और एक लावा है। तो हम बात करते हैं मैग्मा क्या होता है। और क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, आज से पहले जब मैं हर एक टॉपिक पढ़ाता था जिसके अंदर भी ज्वालामुखी या लावा या मैग्मा की बात आती थी, तो मैं इनको सिमिलर ही यूज करता था, मैग्मा या ओब्लिक लावा। क्योंकि अगर आप देखोगे मतलब डिक्शनरी के अंदर, और मैग्मा लावा सेम ही बात है, परंतु ज्योग्राफी के अंदर या जो जियोलॉजी है उसके अंदर इसके अंदर अंतर है, इन दोनों शब्दों के अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या हाथ समझते हैं। बेसिकली जो लावा हमारा होता है, लावा पृथ्वी के अंदर कहां पर? पृथ्वी की जो क्रस्ट है और जो उसके ऊपरी मेटल है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है और जो उसके ऊपरी मेटल है, उसके नीचे का पार्ट, उसके नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एस्थेनोस्फेयर। तो उस एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो एरिया होता है वो, वहां पर जो हमारी पिघली हुई चट्टानें हैं वो रिजर्व रहती हैं या फिर वो सुरक्षित रहती है, इसी को हम लावा बोलते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी की अगर हम संरचना देखें तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था ना कि जो पृथ्वी की जो क्या है, एक पार्ट ये है क्रस्ट और ये अपर मेटल, जो अपर मेटल, इसको क्या बोला था हमने? लिथोस्फेयर।
लिथोस्फेयर बोला था ना। और ये जो पार्ट था, इसके नीचे का जो पार्ट था, इस पार्ट को हम लोगों ने बोला था एस्थेनोस्फेयर। इसी को एस्थेनोस्फेयर बोला था ना। और यही जो एस्थेनोस्फेयर है, जहां पर हमारा जो चट्टाने हैं वो लिक्विड अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है, लिक्विड रॉक्स हैं। और ये लिक्विड रॉक्स ही क्या कहलाती हैं? लावा कहलाती हैं। समझ गए? ये लावा हो गया। और जब ये लावा यहां से निकलकर जब पृथ्वी के ऊपरी भाग में यहां पर जमना शुरू हो जाता है, या फिर ये जब पृथ्वी के ऊपरी भाग में हम लोगों को प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो आपको समझ आया होगा कि लावा किसको बोलते हैं और मैग्मा किसको बोलते हैं। लावा मतलब वो जो पृथ्वी के अंदर है, जो अभी तक पृथ्वी पर उपस्थित नहीं हुआ है या पृथ्वी की बाहरी परत पर नहीं आया है। और मैग्मा कौन सा है? जब लावा पृथ्वी के ऊपर आके जमना शुरू हो जाता है, या फिर वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो वोल्केनिज्म है या जो फिर ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर कौन कौन सी बेसिकली प्रक्रियाएं होती, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से जो ज्वालामुखी की क्रिया है या फिर जो हम क्रिया देखते हैं, उस क्रिया के अंदर क्या है कि ये जो क्रस्ट थी, ये क्रस्ट है, और ये क्या है? मेंटल है। और इसके नीचे क्या था? ये हमारा एस्थेनोस्फेयर था, फिर लावा था। जब ये लावा ऊपर की तरफ आता है, यहां से ऊपर की तरफ आता है, तो जब ये ऊपर की तरफ आता है तो क्या क्या इसमें निकलते हैं? राख निकलती है, चट्टानें निकलती हैं, स्मोक धुआं निकलता है, और फिर मैग्मा निकलता है। यहां पर ये प्रक्रियाएं करता है। और ये जो क्रियाएं होती है, ये क्या कहलाती हैं? बाहरी प्रक्रियाएं। बाहरी प्रक्रियाएं। परंतु आप देखोगे कि यहां से इसने शुरुआत की थी चलने की, शुरुआत की थी ना यहां से चलने की। तो इसने यहां से जो शुरुआत की चलने की, तो अब जरूरी नहीं कि ये सीधा ही ऊपर गया हो, तो कहीं ना कहीं ये इस साइड भी जम सकता है, इस साइड भी जम सकता है, इस साइड भी जम सकता है, ऐसे भी जम सकता है, ऐसे भी जम सकता है। तो इस प्रकार की जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रस्ट या जो मेंटल है, उसके अंदर जो इसकी जमने की जो क्रियाएं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोसेसेस। तो आपको समझ आया होगा कि जो ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं, जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया, वो कितने प्रकार की होती है? एक बाहरी प्रक्रिया और एक आंतरिक प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया क्या? जिसके अंदर जो चट्टान है, धुआं है, मैग्मा है और ऐश है, मतलब राख है, उसका जमना और उसके कारण जो स्थलाकृतियां बनती है, उसको हम बाहरी प्रोसेस, बाहरी प्रक्रियाएं करते हैं, बोलते हैं। और जब ये लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमता है, तो हम इसको बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा लावा है या जो हमारा वोल्केनो है, जो हमारा वोल्केनो इरप्शन है या ज्वालामुखी की क्रिया है, वो होती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कारण है वो है, बोलते हैं इसको जो आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम, मतलब आइसोस्टैटिक असंतुलन या डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन। ये होता क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। दोस्तों, ये वह प्रक्रिया है, आप अगर देखो एक पानी की बकेट लेते हैं, उस पानी की बकेट को अगर हम कहीं भी रख दें, एक ऐसी जगह पर जहां पर उसके साथ कोई भी हलचल ना हो, या फिर कोई आवाज वहां तक ना जा पाए, या फिर कोई बोल या फिर उसके साथ कोई छेड़खानी न की जाए, तब तक वो बड़ी शांत रहेगी। वैसा ही हमारी पृथ्वी के साथ है कि जो हमारी पृथ्वी है वो जो राउंड शेप में है, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो तो उसके अंदर कोई भी ऐसी ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होगी या फिर कोई भूकंप नहीं आएगा।
पर ये संभव नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने इंटरनल ऑफ द अर्थ पढ़ा था, तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा था, इसके अंदर वेव चल रही हैं या फिर तरंगे चल रही हैं, मेंटल के अंदर भी तरंगे चल रही हैं और कोर के अंदर भी तरंगे चल रही हैं। उसके बाद हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी के जो कोर है उसके अंदर चल रही है। तो ये बात है पक्की की जो पृथ्वी है उसके जो आंतरिक भाग है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं, और इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण जो घटनाएं हैं, जो असंतुलन है वो क्रिएट होता है, या फिर एक ऐसी प्रक्रियाएं क्रिएट होती हैं जिसके कारण हर एक, आपको पता है कि हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी क्रस्ट है, कल ये हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो हमारी क्रस्ट है ये कई भागों में टूटी हुई है, मतलब 7 भागों में टूटी हुई है, जिसको हम लोगों ने प्लेट बोला था। प्लेट बोला था ना, ये 7 प्लेटों के अंदर टूटी हुई है, और ये 7 की 7 प्लेटें एक दूसरे के साथ मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती रहती, कहीं पर ये दूर जाती हैं, कहीं पर ये नजदीक आती हैं। तो दूर जाने के कारण और नजदीक आने के कारण क्या होता है, छेड़खानी चलती है। ये इसको टच करती है, ये इसको टच करती है, ये कहीं ना कहीं इसको टच करती है, ये कहीं ऊपर जाके किसी और को टच करती है, ये प्रक्रिया होती रहती है ना। और जो इस प्रक्रिया के कारण या फिर ये जो पूर्ण प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक संतुलन या असंतुलन या इक्विलिब्रियम। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के उद्गार का कारण होती है। सेकंड कारण क्या? ओरिजिन ऑफ द गैसेस। आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो ये चट्टाने हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टाने, इन चट्टानों के बीच छिद्र है, और इन छिद्रों के कारण जो वर्षा का पानी है वो वर्षा का पानी अंदर जाता रहता है, अंदर जाता रहता है ना। और जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाके वो क्या होगा, अब ये देखो यहां से पानी अंदर गया, ये जो छिद्र थे या फिर ये जो हमारे छोटे छोटे छिद्र थे, इनसे क्या हुआ, वर्षा का पानी अंदर गया। और वर्षा का पानी जब अंदर गया तो आप लोगों को पता है कि अंदर जाने पर गर्मी बहुत है, और गर्मी होने के कारण ये जो हमारा वाटर है, जो हमारा ठंडा पानी था, अब वो गर्म हुआ, और गर्म होने के कारण इसमें से क्या निकली, स्टीम निकली। स्टीम निकली ना। और जब ये स्टीम निकली, और यही स्टीम, जो स्टीम थी, यही स्टीम भाप के रूप में इकट्ठी होनी शुरू हो गई। यहां पर इस एरिया के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हुई, और आपको पता है कि जो स्टीम है, जो भाप है, उसके कारण रेल चलती है, मतलब ट्रेन चलती है, उसके साथ भाप के इंजन चलते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो उसी प्रकार की ये क्रिया होती है कि भाई जब हमारी पृथ्वी के अंदर भाप जनरेट हो जाती, इकट्ठी हो जाती है वाष्पोत्सर्जन के कारण, तो उसके नजदीक की जो चट्टाने हैं, मतलब यहां पर अगर स्ट्रीम इकट्ठी हो जाती है, मतलब भाप इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होगा कि इस एरिया की जो चट्टाने थी, इस एरिया की जो चट्टाने थी, उनको साथ छेड़खानी करेगी ना, उसके साथ छेड़खानी करेगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। और भूकंप आएगा तो नीचे से जो एरिया था, यहां पर जो हमारा ज्वालामुखी था, अब जब इसके साथ ये हिलेगा तो इसको आगे निकलने की जगह मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी ना, तो यहां पर ज्वालामुखी की क्रिया हो जाएगी। तो 2 बात आप समझे, आइसोस्टेसी, असंतुलन और ओरिजिन ऑफ गैसेस। थर्ड बात करते हैं टेम्परेचर की। आपको पता है कि टेम्परेचर का, हम लोग जैसे ही नीचे जाते रहते हैं 32 मीटर की गहराई पर, क्या है, 32 मीटर की गहराई पर अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहता है ना। जैसे ही आप नीचे जाओगे, अगर ऊपर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो आप 32 मीटर के नीचे जाओगे तो ये 41 डिग्री हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो और नीचे बढ़ता जाएगा, 42, 43, 44, और ऐसे ऐसे करते करते ये कई हजार डिग्री आप बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि जो मेंटल है हमारी, जो हमारी क्रस्ट के बाद की जो हमारी वो है परत है, वहां पर अप्रोक्सीमेटली 850 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और 850 डिग्री सेल्सियस या इस सेल्सियस पर, इस तापमान पर जो चट्टाने हमारी वो आसानी से मेल्ट हो सकती हैं। तो आप जैसे जैसे जाओगे नीचे जाओगे, इसीलिए जो अपर मेटल है, उस मेटल के नीचे, अपर मेटल के नीचे क्रस्ट होगी,
अपर मेटल होगी, अपर मेटल होगी, तो इसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है। क्रस्ट होगी, मेंटल होगी, और यहां पर फिर लावा का भंडार है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो आप समझ आया, जैसे जैसे तापमान नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, और तापमान के बढ़ने के कारण ये जो हमारा लावा है उससे भी गैसें निकलने शुरू हो जाएंगी, और ये गैसें यहां पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और ऊपर जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि जो ऊपर से जो बारिश थी उस बारिश का जो जल था वो भी नीचे जाएगा, तो गर्मी के कारण यहां भी वाष्प या गैसें इकट्ठी होती रहेंगी, और ये गैसेस इन चट्टानों के साथ, इन चट्टानों के साथ परिक्रिया करके इनके साथ छेड़खानी करेगी, हिलाएगी, और इस लावा के निकलने का रास्ता बना देगी। तो समझ आया आपको, तीसरी बात भी समझ आई। फोर्थ बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ द रॉक। जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की, तो हम लोगों ने बात की थी कि एक चट्टान का जो प्रेशर है वो एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी जो चट्टान है उसके ऊपर वही प्रेशर का जो फर्क है वो पड़ना बंद हो जाता है। और जब किसी चट्टान का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उसके जो गलने की जो प्रक्रिया होती है, उसके जो मेल्ट होने की जो क्रिया होती है या तापमान होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो जल्दी किसी तापमान पर नहीं पिघलती। पर जैसे ही, मतलब जैसे ही इसके ऊपर का एरिया, मतलब जैसे ही कोई रॉक या फिर कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है एक नंबर, ये बी, ये सी और ये डी चट्टान है, जब इनके ऊपर का ये वेट किसी कारण से कम हो जाएगा, किसी कारण से ये जो इसके ऊपर का जो वेट है ये वेट ऊपर से हट जाएगा, मतलब ये वेट हट जाएगा, ये जो चट्टान है अपरदित होकर ऊपर से हट जाएगी, तो ये जो चट्टानें हैं ए, बी, सी और डी, इनका जो गलने का या फिर इनका जो मेल्ट होने का है, मेल्ट होने का जो तापमान है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही थी, बट जैसे इसका वेट कम किया तो ये क्या हो जाएंगी, 700 डिग्री पर भी मेल्ट हो जाएंगी। तो जिसके कारण जो हमारा ज्वालामुखी की क्रिया है वो फिर दोबारा से फिर हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब जो ज्वालामुखी की, अभी तक क्या देखा कि ज्वालामुखी क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी की क्रियाएं कौन कौन सी है, कि ज्वालामुखी की आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी होता क्यों है, ज्वालामुखी की क्रिया होती क्यों है, तो हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं कि इसके कंपोनेंट क्या है, कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जब कोई विस्फोट होता है, तो वो उसके अंदर क्या क्या निकलता है, ऐसी क्या क्या मेन चीजें हैं जो ज्वालामुखी की जो क्रिया है, जो घटना है उसके अंदर घटित होती है। तो अगर आप ये देखोगे तो रेड जो हमारा है ये क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार है। और आप देखोगे कि ये जो ज्वालामुखी उद्गार है, इस ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारी चीजें निकलती है। तो ये जो हमारी जिस भी ये नलिका से या नाली से बाहर निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट या फिर छिद्र। अब देखो सेकंड बात, वोल्केनो कोन। आप देखोगे कि ये लावा बाहर निकल गया ना, और बाहर निकला तो कहां पर जमा होगा, ये यहां पर जमा होगा, यहां पर जमा होगा, ठीक है, ये यहां पर इकट्ठा हुआ, इसके अंदर से और निकला वो यहां पर इकट्ठा हुआ, उसके बाद ये निकला यहां पर इकट्ठा हुआ, और धीरे 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 क्या होगा, ये एक शंकु का रूप ले लेगा, शंकु का रूप ले लेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो कोन। या फिर अगर मैं और बताऊं आपको, तो देखो ये जो क्रिया है, एक तो यहां पर एक कोन बना, एक तो शंकु यहां पर बना, और एक देखो एक ये जो यहां से फिर एक ज्वालामुखी की क्रिया घटित हुई, एक ज्वालामुखी की जो मैग्मा है वो बाहर निकला, जिसके कारण यहां पर फिर एक
शंकु का निर्माण होगा, जिसको हम सेकेंडरी कोन भी बोलते हैं। आगे इसको और गहराई से पढ़ेंगे जब इसकी लैंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? वेंट समझ आ गया, वोल्केनो कौन समझ आ गया, उसके बाद देखते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या होता है दोस्तों? जैसा ही जब ये वोल्केनो यहां से इरप्ट होता है, जैसे इसका विस्फोट होता है, तो जो इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस पे ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के कारण एक गड्ढा बन जाता है। इसी गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। समझ गए? जब ब्लास्ट और ज्यादा बड़ा हो, मतलब ब्लास्ट और ज्यादा हो, तो इसका आकार बढ़ जाता है, और जब इसका आकार बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? काल्डेरा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऐश, राख। आपको पता ही है कि जो जब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो रॉक हैं वो जल जाएंगी, और इसके अंदर जो हमारे जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारे जैव अवशेष हैं वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे यहां पर कोई जैव अवशेष था, या मतलब लकड़ी थी, या फिर कोई और जीव जंतु थे, या फिर अन्य जो रॉक्स थी, जो चट्टाने थी, जिनके अंदर कुछ न कुछ घास फूस के पार्ट थे, या फिर जो सेडिमेंट रॉक थी, उस प्रकार की जो चट्टाने थी, जब वो जल गई, इसके कारण, लावा के कारण जल गई, तो वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है कि आग के साथ राख होती है, तो राख भी इसके साथ के साथ निकलती है, और ये राख ही देखो वाइट राख भी निकलती रहती है। तो ये होगी इसकी ऐश या फिर राख। उसके बाद वोल्केनो बम। वोल्केनो बम क्या होते हैं? वोल्केनो बम वैसे ही होते हैं जैसे हमारे नॉर्मल देखा होगा ग्रेनेड, देखा होगा ग्रेनेड ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ ग्रेनेड होता है ना, वैसे ही वोल्केनो बम होते हैं। और ये भी उसी ग्रेनेड जैसा ही इंपैक्ट डालते हैं, इफेक्ट करते हैं आजू बाजू के एरिया को। तो यहां से जैसे ही विस्फोट हुआ तो इसके नजदीक के जो ये क्रेटर या जो काल्डेरा के नजदीक की जो चट्टाने थी, वो चट्टाने टूटी और टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुई। तो जब वो साइज उनका बड़ा था, जब इनका साइज इतना बड़ा था, तो इसको क्या बोला गया? बूम। उसके बाद जब इनका साइज इससे छोटा हुआ, इतना छोटा हुआ, तो इसको क्या बोला? लेपिली। जब इनका साइज इससे और छोटा हुआ, मतलब पहले इतने बड़ा था, छोटा, फिर ये छोटा हुआ, इसको क्या बोला? स्कोरिया। इस प्रकार के जो हमारे कंपोनेंट थे, या इस प्रकार की जो घटनाएं थी, ये हम लोगों ने इसके अंदर देखी। उससे अलग भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। अगर ये यहां से विस्फोट हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर पानी भी है, वाटर है ना, तो वाटर है तो क्या होगा? यहां से पानी के झरने भी निकलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? फुमरोला या फुमरोल। उसके बाद इसमें कुछ ये जो हमारी रॉक है, ये जो हमारी क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी के कारण शुरुआत में ही कुछ बेसिक चट्टानें बनती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टान है वो, जो बहुत ही रेयर मिलती हैं, वो चट्टानें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये बाहर निकलता है तो इसमें कुछ जाग भी होंगे, जाग होंगे ना। तो जब जाग के कारण कोई चट्टान बनती है, जाग के कारण, इस ज्वालामुखी के जाग के कारण कोई चट्टान बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूमिका। ये देखो, ये जो चट्टान है, ये जो ज्वालामुखी है, उसकी जाग के कारण बनी है, जिसको हम बोलते हैं भूमिका। ठीक है। सेकंड क्या है? टफ। और थर्ड है ब्रेसिया। अब टफ किसके कारण बनती है दोस्तों? टफ जब बनती है, जब हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे बॉम्ब थे, इससे छोटा क्या था? लेपेली था। इससे छोटा क्या था? स्कोरिया था। छोटी 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 क्या थी? राख थी। जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं और एक रॉक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टफ। ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेसिया।
ब्रेसिया और एक रॉक है, एक और चट्टान है। इसमें क्या है कि इसके अंदर उसके जो नजदीक की जो चट्टानें हैं, जो टूटी हुई चट्टानें हैं, जो ब्लास्ट के कारण हुई, जिसके अंदर साइज का ज्यादा डिफरेंस था, वो ब्रेसिया के अंदर या ब्रेसिया नामक चट्टान के अंदर सभी के मिलने से बनी। तो ये थी ब्रेसिया रॉक। मतलब पमीका होगी, टफ होगी, ब्रेसिया होगी। कई बार इनसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये चट्टानें किसके कारण बनती है, या पूछ लिया जाता है कि ये अवसादी चट्टानें हैं या रूपांतरित चट्टानें। तो बेसिकली कौन सी चट्टानें हैं? ये कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है? अब इसके बाद रह गए कि जो हमारे वोल्केनो है वो कितने टाइप के हैं, कितनी तरह के हैं। उसके बाद इसके लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं। उसके बाद जो इंटीरियर लैंड फॉर्म है वो कैसे हैं, एक्सटीरियर लैंड फॉर्म है वो कैसे हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो हमारे रॉक, ये जो हमारे जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पर मतलब एक्टिव हैं, कहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि इनएक्टिव है या डोरमेट है, और कहां पर वो बिल्कुल सुसुप्त है। तो इन सभी बातों को हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वोल्केनो से संबंधित जो अगली जो प्रक्रियाएं हैं, जो अगली क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए।